बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से कैसे हैं आप लोग। एडवांस इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या चीज़। हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस में चेंज आ जाए, यहाँ मैं प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ सिर्फ जो है वो चेंज का बोलूंगा। तो जब भी किसी चीज के प्राइस चेंज होती हैं, श्योरली उस चीज की डिमांड में और उस चीज की सप्लाई दोनों में चेंज आ जाता है। अगर किसी चीज की प्राइसेस चेंज हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस चीज की डिमांड में चेंज ना आए या फिर उस चीज की सप्लाई में चेंज ना आए। अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ जाए और हम इसको कैलकुलेट करें तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। लेकिन अगर उसकी बात सप्लाई से हो रही हो तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। दोनों एक ही चीज होती है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि जब प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, इसकी वजह से, प्राइस की वजह से जो डिमांड में होने वाली चेंज है उसका रेशो क्या है। इन दोनों चेंजेस में तब्दीलियां तो आ रही हैं, रेशो क्या है, इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि ये जो रेशो है हमारा, इसी रेशो को दरअसल हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं या फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिक्स में इलास्टिसिटी किसी और चीज का नाम है और डिमांड में इलास्टिसिटी किसी और चीज का नाम है। डिमांड में इलास्टिसिटी दरअसल हम उस रेशो को कहते हैं जो ये बताता है कि कीमतें कितनी तब्दीली हुई, उसके जवाब में डिमांड में कितनी तब्दीली आई। ये जो दोनों का प्रोपोर्शनल रेशो है, इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कभी आप डॉक्टर के पास जाए और आपको टेम्परेचर है तो हमेशा ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, चेक करें। तो कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इतना सारा बुखार है? नहीं, वो कहेगा आपको बुखार 101 डिग्री पर है, 102 डिग्री पर है। या कभी आप सब्जी खरीदने जाएं तो ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि भाईजान मुझे इतनी सारी सब्जी दे दो, जवाब उसने कभी कहा हो कि भाई इतने सारे पैसे दे दो। नहीं, वो हमें किसी स्केल में बताएगा, हम भी उसको स्केल में बताएंगे। हम कहेंगे 1 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो फ्रूट दे दो, वगैरह वगैरह। और वो भी आगे से कहेगा 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, वगैरह। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि आपका घर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है? आप कहेंगे बहुत दूर है। ठीक है, ये बात भी ठीक है, बट ये बात सही तो नहीं है। हम कहेंगे कि मेरा घर यूनिवर्सिटी से 20 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, वगैरह। तो आपका घर कितना है? तो आपको कैलकुलेट, आपने ये नहीं कहना बहुत बड़ा मेरा घर है, आपने कहना है कि मेरा घर जो है 120 गज पर है, 200 गज पर है, 400 गज पर है, 1000 वगैरह। तो इसी तरीके से आपके किसी चीज की प्राइसेस में तब्दीली आने से डिमांड में तब्दीली आती है, इसका और इसका रेशो नापना बड़ा जरूरी है। इसी रेशो को नापने के हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसका आज हमारा टॉपिक है। तो आप देखते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतों में चेंज आ जाए तो डिमांड तो चेंज होगी, बट थोड़ी सी तब्दीली आएगी। आटे की कीमतों में चेंज आ जाए, चेंज तो होगा डिमांड, लेकिन थोड़ा सा होगा। इसी तरीके से जो जरूरियात जिंदगी है उसकी कीमतें तब्दील होती हैं तो उसके मुकाबले में चेंज आएगा, डिमांड में भी, सप्लाई में भी, बट ये छोटा छोटा चेंज होगा। लेकिन अगर मोबाइल की, सिम की, पैकेजेस की कीमतें चेंज हो जाएं तो फिर इसका क्या मतलब होता है? बेतहाशा चेंज आ सकती है। तो जिस चीज की कीमत तब्दीली से थोड़ा असर पड़े तो हम कहेंगे इसके अंदर इलास्टिसिटी थोड़ी है, और अगर कीमतें तब्दील होने से डिमांड पर असर बहुत ज्यादा पड़ जाए तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? भाई कोई ना कोई कैलकुलेशन के तरीके होंगे। तो हमारे पास 3 कैलकुलेशन के तरीके हैं। नंबर 1, या तो हम टोटल आउटले मेथड पर चलेंगे जिसको हम मार्शल का तरीका भी कहते हैं। अगर आप इस तरीके के तहत बात करेंगे तो हमें टेबल भी बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, और अमूमन 3 टेबल और 3 ग्राफ बनाना पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज का तरीका। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो जवाब परसेंटेज में आएगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास टेबल का होना बड़ा जरूरी है। ग्राफ ना भी हो तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर ग्राफ भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले टेबल से भी काम चल जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल मेथड के आगे दो सब पार्ट हैं, आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी कुछ लोग अलग अलग कंसिडर करते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि इलास्टिसिटी को नापने के ये 3 तरीके हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 1 2 और यहाँ आ जाएंगे 3 और यहाँ आ जाएंगे 4, इसको वो स्किप कर देते हैं, यूं करके यूं आ जाएंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है यूं। आपकी मर्जी है, ज्योमेट्रिकल मेथड को 2 दफा गिन लें या फिर 1 दफा गिन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? आर्क इलास्टिसिटी। अगर हम ये तरीका बनाएंगे तो फिर हमारे पास कर्व का होना, खत का होना जरूरी है, टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी है, यहाँ भी हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी की तरह टेबल का ग्राफ का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ना भी हो डेटा तो चल जाएगा काम। यहाँ तो हर सूरत में हमारे पास एक खत का ही होना जरूरी होता है। यहाँ खत हो तब भी हल हो जाता है, टेबल हो तब भी हल हो जाता है, यहाँ दोनों चीजें चाहिए। यहाँ तो हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक एक चीज को चेक करेंगे, 1 बाय 1 हम इनको इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बंदे रहिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ एक टॉपिक को देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैसी लगी हमारी वीडियो, आपका टॉपिक कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। जाने से पहले आपको बता दूं, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दोस्तों को ज़रूर बताया करें हमारे चैनल के बारे में। हमारा दूसरा चैनल जो है जी मोटिवेशन, उस पर भी जाया करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।